हेल हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके रिसोर्स मेथड क्या होता है, ये सब चीज के ऊपर बात करेंगे वन शॉर्ट लेक्चर में। यस, खाली एक ही लेक्चर में आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगर अब आप अभी तक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे तो आप अब की बार स्ट्रगल नहीं करोगे और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप आसानी से सारे क्वेश्चन को लगा पाओगे, आसानी से सारे थ्योरीज को पढ़ के आंसर टिक कर पाओगे, क्योंकि ये वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू बेस के ऊपर। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसको देख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? थैंक यू सर फॉर टीचिंग इट इन सो इजी वे। आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियो एंड दे आर अमेजिंग, फील कॉन्फिडेंट फॉर माय ड्यू अटेम्प्ट आफ्टर सॉल्विंग पीवाईक्यू। थैंक्स, प्लीज कीप अपलोडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोशन मिश्रा। और भी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और एक बार देखते हैं कॉमवर्स कैसे डील करता है। कॉमवर्स डील करता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। आपको जो भी लेक्चर मिलता है कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है। हम हरदम बुकिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी लैंग्वेज आते हैं वो बुकिश के ऊपर होता है। रियल लाइफ को ज़्यादा नहीं लेता है, रियल लाइफ को ज़्यादा रिलेशनेट नहीं लेता है, वो कॉन्सेप्ट को लेके चलता है और हम लोग यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस हरदम यूजीसी कोई भी टॉप करता है, आप जाके उसका वीडियो उठा के देखेंगे, वो हरदम बोला है कि आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पीवाईक्यू के ऊपर बेस आ रहे हैं। तो यस, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं हम लोग इस्लाम के हिसाब से लेके चलते हैं कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ना। वही कॉन्सेप्ट और जो पीवाईक्यू एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज तो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्या होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? चलिए एक सेकेंड, आइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारा? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारा? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? सोचिए सोचिए। हाँ, वही स्टैट। स्टैट का मतलब होता है क्या? डेटा। डेटा हम लोग बहुत बार सुने 11th 12th, ठीक है, बीकॉम एंड एमकॉम में, कि सर ये डेटा होता है तो कि बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। यस बच्चे, यही है और यही चीज हमको बस लिख लेना है कि हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग क्या कर पाते हैं? बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मीन्स यूजिंग, क्या करते हैं? यूज करते हैं यूजिंग नंबर एंड डेटा, यूजिंग नंबर एंड डेटा टू अंडरस्टैंड बिजनेस, टू अंडरस्टैंड बिजनेस। बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन क्या करते हैं? टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम एंड टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम एंड टेक करेक्ट डिसीजन ठीक है, हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और एक करेक्ट डिसीजन लेते हैं। ठीक, अब क्या है? तो बिजनेस स्टडीज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक एक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। डेटा को एनालाइज करने के बाद बिजनेस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। बिजनेस प्रॉब्लम को समझने के बाद हम लोग डिसीजन करेक्ट ले पा रहे हैं। तो इसका हेल्प क्या हुआ? इससे हम लोग कर क्या पा रहे हैं? इसका एडवांटेज क्या हो रहा है? इसका एडवांटेज ये हो रहा है, इसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं? अपने मैनेजरियल डिसीजन को ले पा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन को ले पा रहे हैं और क्या ले पा रहे हैं? और इसके अलावा हम क्या कर पा रहे हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग जाने तो इसके कंपोनेंट के बारे में क्या है? सर इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यही कंपोनेंट क्या है? आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को बना के दिया गया और फिर वो टॉपिक में सब टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसका एक कंपोनेंट है। बात करते हैं स्क्वीनेस, इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, बात करते हैं क्या, डेटा कलेक्शन, इसी का एक कंपोनेंट है। बात करते हैं किसके बारे में और किसके बारे में बात करें? और अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सैम्पलिंग, इसी का एक कंपोनेंट है। प्रोबेबिलिटी, इसी का एक कंपोनेंट है। तो ये सब क्या है? इसी का एक कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट के ऊपर एकदम ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे अब आगे आने वाले पॉइंट में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट स्केल के बारे में, जो कि आता है किसके अंदर मेरा, जो कि आएगा हमारे मेजरमेंट कंपोनेंट के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ओगिव के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में ना, ओगिव हो गया, फिर इसके बाद आपका और भी ग्राफ आता है जो जो बॉक्स प्लॉट ग्राफ होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होते हैं, उसके बेस पे
डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के स्टेटस को स्टडी करते हैं। वैसे ही क्या होता है आपका मेजरमेंट स्केल भी होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं इवेंट और ऑब्जेक्ट को। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, मेजरमेंट स्केल। अच्छा, जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ वो टॉपिक आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए वो सारे कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके एग्जाम में भी आए हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके किस में लिखे गए हैं, जो आपके बुक में भी लिखे गए हैं, ठीक है, जो आपके बुक में भी टॉपिक्स हैं वो भी। अब की बात थोड़ा सा अलग है, हम पहले से इस टॉपिक को लिख के नहीं आए हैं, हम वैसे पढ़ा रहे हैं कि अब ताकि आप समझ पाओ ना, रिलेट कर पाओ इसके टॉपिक से, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस फाइनेंस वगैरह, उसके टॉपिक रिलेटेबल थे ना, एक लाइन में थे, लेकिन इसके टॉपिक लाइन में नहीं है, तो हम लोग उसको एक लाइन में करके और एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ कि मेजरमेंट स्किल कैसे रिलेट कर रहा है बिजनेस स्टैटिक्स से, मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैसे रिलेट कर रहा है, मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस कैसे रिलेट कर रहा है, ये सब चीज़ के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या मेजरमेंट स्केल के बारे में ना, ये एम है। ओके, मेजरमेंट स्केल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो मेजरमेंट स्केल क्या है, मेजरमेंट स्केल क्या है, मेजरमेंट स्केल अभी मैंने बताया क्या है, मेजर किया जाता है इसके थ्रू क्या, इवेंट और ऑब्जेक्ट को। तो क्या एक ये डिवाइस है, एक डिवाइस है एक जो कि क्या करता है, मेजर करता है, किस चीज को मेजर करता है, इवेंट को, और किसको मेजर करता है, ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इवेंट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। आगे, अब इसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं, थोड़े इसके टाइप्स भी हैं। अब टाइप्स कौन कौन से हैं सर, तो बच्चा टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है क्या, नॉमिनल, नॉमिनल, फिर क्या आता है हमारा, क्या आता है, फिर आता है हमारा क्या, ऑर्डिनल, फिर क्या आता है हमारा, इंटरवल, फिर क्या आता है हमारा, रेशियो। तो हमारे क्या आ गए, चार टाइप्स आ गए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब सर ये नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट इससे क्या करता है, मेजर करने का काम करता है कोई भी इवेंट और ऑब्जेक्ट को। अब इसके कुछ टाइप्स है कि किस तरह ये नॉमिनल स्केल पे मेजर करता है, किस तरह ऑर्डिनल स्केल पे मेजर करता है, किस तरह इंटरवल स्केल पे मेजर करता है, किस तरह रेशियो स्केल पे मेजर करता है। तो नॉमिनल स्केल पे क्या करता है, क्लासिफाई आइडेंटिफाई करता है इवेंट को इन अ कैटेगरी। ठीक है, क्लासिफाई और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इनटू टू और मोर कैटेगरी। क्या करता है, क्लासिफाई आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को किसमें, दो से ज़्यादा कैटेगरीज में। अच्छा, अगर सर दो से ज़्यादा कैटेगरी में एक इवेंट को, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहा है, तो सर इसे कैसे समझे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेहतर समझ में आएगा हमें, है कि नहीं। तो एग्जांपल क्या होगा हमारा, एग्जांपल क्या होगा, जेंडर। अगर हम ले लेते हैं क्या, जेंडर, जेंडर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम लोग, ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेल और ह्यूमन भी तो क्या है, ह्यूमन भी तो क्या है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी ह्यूमन है, तो ये भी क्या हो गया, एक कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। तो ये भी क्या है, मेरा इसी का एग्जाम्पल है। आगे हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल क्या है, क्या बात करेंगे, मेरा ऑर्डिनल स्केल क्या है। ऑर्डिनल, जैसे ऑर्डिनल से ही हमें समझ में आ रहा है क्या, कि कुछ ऑर्डर रिलेटेड समथिंग है ना, तो यस ये वही है। ये क्या कहता है, सो डेटा इनटू रैंक एंड ऑर्डर। ये क्या करता है, डेटा को रैंक या ऑर्डर में शो करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल ले ले, तो आप स्विगी पे गए ना, स्विगी पे गए, आपने कोई क्या किया, कोई प्रोडक्ट लेना है आपको, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट लेना था, प्रोडक्ट में आपको मान लीजिए पनीर ऑर्डर करना था, आपने पनीर ऑर्डर किया। अब पनीर पे आप क्या क्या देखते हो, रेटिंग देखते हो ना, कि कितना रेटिंग है इसका, कि मेरी ड्राइंग मैं भूल जाता हूँ स्टार बनाना ही। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, पनीर, आप क्या देखते हो कि कितनी रेटिंग है इसकी, 5 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, मुझे 1 स्टार बनाना आ रहा था तो 1 स्टार बना दिया। ओके, तो यस, तो 1 स्टार है, 2 स्टार है, आप उसके रेटिंग देखोगे। तो यही क्या है मेरा, यही क्या है, रैंक देना, ऑर्डर देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डेटा को। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा है, इवेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ऑर्डिनल के बाद क्या आ गया मेरा, ऑर्डिनल के बाद क्या था बच्चा, याद करो, इंटरवल। इंटरवल स्केल किसके बारे में बात करता है,
सर इंटरवल इसके लिए बात करता है किसके बारे में, इंटरवल है ना, बीच में रुक रहा है ना, मतलब एक 1/2 होगा, एक सेकेंड हाफ होगा, तो ये 1/2 एंड सेकेंड हाफ के बीच का क्या बात करता है, डिफरेंस के बारे में बात करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका बुकिश ट्रायंगल में क्या हुआ, क्या करता है, शो द रिलेशन बिटवीन, शो द रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में शो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में क्या करता है, रिलेशंस को शो करता है, ठीक है, टू वेरिएबल के बीच में क्या करता है, रिलेशंस को शो करता है। अब कौन सा स्केल है लास्ट में, मेरा कौन सा स्केल है, रेशियो स्केल। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है सर, रेशियो का मतलब होता है 1:2, दैट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, 1/2 भी इसे बोलते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, कंपेयर करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा, क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा, क्या करेगा, कंपेयर करेगा क्या, बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है। अच्छा कुछ चीज नोटिस कर रहे हैं आप, कुछ चीज नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, आपको मैंने पहले वाले में बताया कि ये दो और मोर कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है, फिर हमने क्या बताया इसमें बताया कि रैंक और ऑर्डर में करता है, इसमें क्या बताया, दो वेरिएबल के बीच में करता है, इसमें क्या बताया, बिटवीन वेरिएबल, मतलब कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, दो से ज्यादा ही वेरिएबल होंगे, रेशियो का मतलब है, सिंपल है। तो ठीक है, रेशियो इसके लिए क्या करता है, कंपेयर करता है बिटवीन अ वेरिएबल। तो आप इसको याद रखोगे ना कि ये क्या किया, अगर हम इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, सब में कॉमन क्या है, नॉमिनल में क्या डिफरेंस है, नॉमिनल में क्या किया, कैटेगराइज किया ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं, फिर ऑर्डिनल ने क्या किया, ऑर्डिनल ने क्या किया, रैंक और ऑर्डर में कैटेगराइज कर दिया, रैंक और ऑर्डर दे दिया सामने वाले ऑब्जेक्ट को। इंटरवल ने क्या कर दिया, इंटरवल ने क्या कर दिया, डिफरेंस को शो कर दिया ना, है कि नहीं, सही है कि नहीं सर, डिफरेंस को शो किया ना, पहले और थर्ड वाले के बीच में जो डिफरेंस है उसको शो कर दिया। मान लो पहले वाले में 10 था, मान लो थर्ड वाले में 30 था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का आया, तो इसको शो कर दिया ना, सिंपल है। ठीक, रेशियो स्केल ने क्या किया, रेशियो स्केल ने क्या किया, कंपेयर करने का काम किया कि नहीं। तो नॉमिनल स्केल जो होता है वो कैटेगराइज करने का काम करता है इवेंट्स को, ऑर्डिनल स्केल रैंक और ऑर्डर देने का काम करता है, इंटरवल क्या करता है, डिफरेंस को शो करता है, और रेशियो क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक, सिंपल था, समझ आ गया, बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्चुअल में टॉपिक है, बट अभी ठीक है, आप पूरा टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो या खाली सेंट्रल टेंडेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लिख के चलेंगे क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि हम अभी डेफिनेशन लिखने वाले सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक, चलिए तो तो सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है एक्चुअल में, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि ये वैल्यू शो करता है क्या, जो कि सेंट्रल वैल्यू के नियर होता है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू शो करता है, शो द वैल्यू, शो द वैल्यू which is near to central value। कुछ याद आ रहा है, जैसे मेरा मीन, जैसे मेरा मीडियन, जैसे मेरा मूड, हाँ यही तो है, जैसे मेरा मीन, जैसे मेरा मीडियन, जैसे मेरा मूड, यही है। तो एक्चुअल में क्या है सर, सर इसके टाइप्स क्या होंगे, तो सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जो कि सेंट्रल वैल्यू को, जो कि सेंट्रल वैल्यू के नियर के वैल्यू को शो करता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इसके नियर वैल्यू को क्या है, 30 के नियर वैल्यू क्या है 20, तो यही क्या कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी शो करने का काम कर रहा है, ठीक है, सिंपल था, समझ आया। इसके टाइप क्या होते हैं, दो कैटेगरीज, सॉरी 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 सॉरी, हाँ दो कैटेगरीज में ये डिवाइड हुआ है, वो मैं पेन बदलता रहता हूँ ना तो फिर हो जाता है। चलिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सेंट्रल टेंडेंसी को, कौन कौन सी कैटेगरी है, पहला कैटेगरी क्या है मेरा, पहला कैटेगरी क्या है, मैथमेटिकल्स मेजर, क्या है, मैथमेटिकल मेजर्स। दूसरा कैटेगरी क्या है मेरा, दूसरा कैटेगरी क्या है मेरा, दूसरा कैटेगरी है मेरा पोजिशनल मेजर, क्या, पोजिशनल मेजर। अब मैथमेटिकल मेजर में क्या आता है, पोजिशनल मेजर्स में क्या आता है, और क्यों मैथमेटिकल मेजर को मैथमेटिकल मेजर ही कहते हैं, और क्यों पोजिशनल मेजर को पोजिशनल मेजर्स कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मेजर में क्या आएगा मेरा, मीन आएगा, और पोजिशनल मेजर्स में मेरा क्या आएगा, मीडियन आएगा एंड मोड आएगा। क्योंकि मीडियन एंड मोड क्या करते हैं, पोजीशंस को शो करते हैं, जैसे मोड क्या होता है, मोड एक्यूरेंट को शो करता है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, पोजीशन को शो कर रहा है, मिड वाले पोजीशन को, और मीन क्या करता है, एवरेज को शो करता है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल मेजर्स कहते हैं। ठीक,
समझ आ रहा है? सारे ऑल ऑब्जर्वेशन से क्या करता है कि एक वैल्यू निकाल के लाता है, तो इसलिए इसे ऑल ऑब्जर्वेशन मेजर भी कहा जाता है। अब मेजर्स भी कहा जाता है, यही मेजर्स भी क्या होता है, यही मेजर्स को एवरेज भी कह सकते हो तुम, ठीक है। मैथमेटिकल मेजर्स, मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल मीन, या मैथमेटिकल मेजर्स, मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल मीन। क्या सर मीडियन एंड मोड भी एक मीन है? हाँ, मीडियन एंड मोड भी एक मीन ही होता है, ठीक है। बट ये डिफरेंट टाइप के मीन होते हैं, तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। आगे चलते हैं। तो अब क्या है, अब क्या है, मीन क्या है मेरा, मीन क्या है मेरा, मीन क्या है, एक एवरेज वैल्यू को शो करता है। मीन क्या शो करता है, एक एवरेज वैल्यू को शो करता है। वहीं पे मीडियन क्या शो करता है, मीडियन किसको शो करता है, एक मिडल वैल्यू को शो करता है। किसको, एक मिडल वैल्यू को शो करता है। वहीं पे मोड किसको शो करता है, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू को शो करता है। किसको, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू को शो करता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग फॉर्मुला के बारे में बात कर लें, मीडियन और मोड के फॉर्मुला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मीन का फॉर्मुला तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके टाइप्स भी आते हैं ना। तो अगर हम लोग मीडियन के फॉर्मुला के बारे में बात करें तो मीडियन का फॉर्मुला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला दो कैटेगराइज में, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है क्या ऑड, एक होता है क्या इवन। अगर मोड की बात करें तो मोस्ट अक्रिंग वैल्यू है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, आगे ही चल के बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन के बारे में। अगर मीन पहले है तो मीन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन क्या बोला हमने, मीन क्या है, एक एवरेज है ना। एवरेज को शो करने का काम करता है कौन, मीन। मीन किसको शो करने का काम करता है, एवरेज को, है कि नहीं। अरे यार सॉरी, मीन किसको शो करने का काम करता है, एवरेज को शो करने का काम करता है। अब मीन में कितने टाइप्स आ गए सर, बच्चा मीन में तीन टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सा, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। फिर कौन सा मीन है, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। फिर कौन सा मीन है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। आप इसके लिटरल मीनिंग को मत समझिए, क्योंकि लिटरल मीनिंग यहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादातर फॉर्मूला पूछता है ना। आप फॉर्मूला से लिटरल मीनिंग को जान सकते हैं, ये बात की बात है, लेकिन आप उसके लिटरल मीनिंग को ज़्यादा लिखने या याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम रिलेवेंट है आप उसको याद करो, उसको पढ़ो और उसको समझो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आपको पीएचडी को के एग्जाम को अभी के लिए क्रैक करना है, फिर जब आप पीएचडी करोगे तब आप उस समय उस लेवल को पढ़िए ना। अभी के लिए आपको उसके एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप उसके हर चीज़ों को समझिए, जानिए और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीशन एन अपॉन, अपॉन है स्मॉल है, ठीक है। अब हम लोग जियोमेट्रिक मीन के अगर फॉर्मुला के बारे में बात करें तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मुला क्या होगा, हम लोग क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, एक टाइप का कंटिन्यूअस सीरीज होता है, नंबर ऑफ टर्म डाटा मल्टीप्लाई, कितने नंबर ऑफ टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही जियोमेट्रिक मीन है। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मुला को लिखोगे तो क्या लिखोगे आप लिखेंगे अंडर रूट क्या, x1 इंटू, इसको इंटू ऐसा नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, x1, ठीक है, हम डॉट लगाएंगे और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। x1 इंटू x2 इंटू एक्सट्रीम इंटू x4 एंड डॉट 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 x, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये डॉट का मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है, कि ये लगातार x5 x6 x7 तक जा रहा है। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन का अगर हम लोग फॉर्मुला देखें तो क्या होगा, n अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/x1 प्लस 1/x2 डॉट 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 1/x, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, n, क्या है फॉर्मूला, n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। दैट मीन्स कि क्या है, जियोमेट्रिक, सॉरी, दैट मीन्स कि क्या है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है क्या, हार्मोनिक मीन ना। तो ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का मेरा फॉर्मूला हुआ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता भी है, इसलिए मैंने इसे लिखवाया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, तीनों के कंपेयर के बारे में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बीच में कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या, अगर हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की कंपेयर के बारे में और ज्योमेट्रिक मीन की कंपेरिजन के बारे में बात करते हैं, तो कंपेरिजन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन
जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है क्या, जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है क्या, हार्मोनिक मीन से। वहीं पे बात करें क्या, अगर आप फॉर्मूला लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है क्या, अर्थमेटिक मीन के इनटू होता है क्या, हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन है ये HM ना, हार्मोनिक मीन है। आगे अगर हम लोग बात करें इस चीज के और बारे में, अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं तो क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, यहीं पे बात कर लेते हैं, अभी मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे बात कर ले पहले। सेंट्रल टेंडेंसी, central tendency with the help, central tendency measure with the help of नहीं, इसकी वैल्यू को छोड़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ट्रिम मीन एंड मीडियन, ट्रिम मीन एंड मीडियन। अच्छे से छोड़ते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इसका क्या था, कुछ तो यहाँ पर पॉइंट है एक, ठीक है चलिए अभी आगे पढ़ लेंगे, इसे देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मीडियन मोड। सर मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है बच्चा, तो बात करेंगे मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमें क्या करता है, सेंट्रल के वैल्यू को शो करता है, किसी की वैल्यू को शो करता है, मिडिल वैल्यू को शो करता है। और अगर हम लोग मीडियन के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो क्या होता है, दो फॉर्मूला होते हैं निकल के आते हैं, एक और के केस में अलग फॉर्मूला होता है और एक क्या इवन के केस में अलग फॉर्मूला होता है। सर और के केस में क्या फॉर्मूला होता है, और के केस में क्या होता है बच्चा, n+1 ट्रम बाई 2, और वहीं पे इवन के केस में क्या फॉर्मूला होता है, n/2 प्लस n+1/2, सॉरी n+1/2 होगा, n/2 + 1, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा मेरा 2, और ये भी क्या हो जाएगा, TF ट्रम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मोड के फॉर्मूला के बारे में, मोस्ट स्ट्रक्चरिंग वैल्यू ऑफ द मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, मोस्ट स्ट्रक्चरिंग वैल्यू, मतलब फिर सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 10 5 5 6 4, दैट मीन्स कि 5 सबसे ज़्यादा रिपीट किया और सॉरी 5 ही क्या हो गया मेरा मोड है, ठीक। तो यही क्या है मेरा मीडियन, यही मेरा क्या है मोड है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सर रिलेशंस क्या होते हैं किसके बीच में, रिलेशन क्या होते हैं किसके किसके बीच में, मीन मीडियन और मोड के बीच में, मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेंगे, मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर अगर मेरा क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मेरा क्या है सिमेट्रिकल, अगर मेरा क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, अगर मेरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, मीन इक्वल होगा किसके, मीडियन के, और मीडियन इक्वल होगा किसके, मोड के। अगर मेरा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मेरा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, रिलेटिबल, और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके पास रिलेटिबल वैल्यू ना हो, जो कि वैल्यू मैच ना कर रही हो, तो क्या होता है मेरा मीन नॉट इक्वल हो जाएगा। अगर वैल्यू मैच नहीं करेगी तो मीन क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। मीडियन की जाहिर की बात है, अगर तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो आंसर भी अलग अलग आएगा, और वहीं पे सेम वैल्यू होगी तो आंसर सेम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। वही बात करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूब में, पॉजिटिवली स्क्यूब में। अच्छा जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये आपके एग्जाम में आया है, ये सब पॉइंट आपके रिलेशन मीन मीडियन मोड के बारे में एग्जाम में आया, नहीं तो मैं आपको क्यों बताऊँ, अगर रिलेटेबल नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आपको क्यों बताए। तो इसलिए हर जो पॉइंट मैं लिखता हूँ, हर जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बच्चा आप उसको पढ़ो और उसको याद भी रखो, ठीक है। और पॉजिटिवली स्क्यूब की बात करें तो क्या होता है, मीन मेरा ग्रेटर देन होता है मीडियन के, एंड मीडियन मेरा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, मोड के। अगर हम बात करते हैं निगेटिवली स्क्यूब्ड के बारे में, निगेटिवली स्क्यूब्ड के बारे में, तो क्या होगा मेरा, तो क्या होगा मेरा मीन मीडियन एंड मोड जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट वैल्यू हो जाती है ना मीन मीडियन मोड की,
तुरंत अपोजिट वैल्यू हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कंपेरिजन ऑफ मीन मीडियन मोड के बारे में बात कर सकते हैं यहीं पे, लेकिन वो स्क्रीनर्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। अगर आप बोलो तो मैं कंफ्यूजन यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पढ़ाना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि मीन मीडियन मोड के बारे में कंपेरिजन। आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से पहले एक टॉपिक रह गया आपका, क्या, बॉक्स प्लॉट करके एक टॉपिक है आपका, जो कि आपको बताता है कि एक डायग्राम फिगर है। जैसे आप ओगिव पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो ना, पाई चार्ट पढ़ते हो, वैसे ही आपका क्या होता है, बॉक्स प्लॉट होता है, जो कि आपके एग्जाम में एक बार आया था। और वो टॉपिक मुझे लगता है कि कवर कर लेते हैं हम लोग। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार आया था, बट कवर कर लेते हैं अगर आया एग्जाम में। तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, एक ग्राफिकल समरी होता है ना डेटा का ग्राफिकल समरी है, जो कि 5 की वैल्यू के थ्रू हम लोग पहचानते हैं। क्या होता है बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्या है, एक ग्राफिकल समरी है। क्या है, एक ग्राफिकल समरी है, जो कि हम लोग 5 की वैल्यू के थ्रू जानते हैं, डिटरमाइन करते हैं। 5 की वैल्यू के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, डिटरमाइन करते हैं। अब ये 5 की वैल्यू कौन कौन सी होती है, तो ये 5 की वैल्यू क्या होती है, Q3 होती है, Q1 होती है, मीडियन होती है, और मैक्सिमम होता है, और क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू दी गई होगी वो, जो भी मिनिमम वैल्यू दी गई होगी वो, Q3 क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1, मतलब अगर एक सीरीज है 1 2 3 का, तो उसमें से आप Q1 Q2 Q3 डिटरमाइन करते हो, Q3 को मान के फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आप लिखते हो। ठीक है ना। Q3 का अगर हम लोग बात करें तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 एक ब्रैकेट में इंटू क्या हो जाएगा 3/4। और वहीं पे Q1 की अगर वैल्यू बात करें तो इसे बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, और इसकी वैल्यू क्या होगी n+1 इंटू 1/4। ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला होगा इसको निकालने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बट सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इन गिवन डेटा, डेटा में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम लोग क्या करते हैं, अगर डेटा में क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, कि मान लीजिए आप एक डेटा निकाल लेते कि लोगों का इनकम क्या है। कोई पर्सन 10 रुपीज़ कमा रहा है, कोई पर्सन 20 कमा रहा है, कोई पर्सन 30 कमा रहा है, कोई पर्सन 100 कमा रहा है, और कोई पर्सन ने क्या 1 लाख कमा रहा है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है डेटा में, और यही डेटा के वेरिएशन को मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं, और जानते हैं कि एक्चुअल में जो डेटा है वो किस तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है, और उसको जानते हैं हम लोग किसके हेल्प से, उसको जानते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस से हेल्प से। डायरेक्शन कौन बताया हमें, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और डेटा के अंदर क्या होता है, हमें डेटा के अंदर अगर वेरिएशन जानना है तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। तो क्या बताता है हमें, help to know amount of variation in data। हमें क्या बताता है, हमें हेल्प करता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन को जानने में, किसमें, डेटा में। ठीक, अब क्या है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अगर हम लोग यहाँ तक पढ़े तो अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्या, हर टॉपिक के टाइप्स हैं, कंपोनेंट हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं ना। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर हेल्प टू नो द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा, डेटा में वेरिएशन को जानने में हमें क्या हेल्प करता है। अब इसके टाइप्स क्या होता है, अगर हम लोग बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हुए, 2 टाइप्स के होते हैं ये। क्या क्या टाइप्स हैं, पहला टाइप से क्या, एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं। और दूसरे कौन से मेजर्स होते हैं, एक होता है क्या, एब्सोल्यूट मेजर्स, और दूसरे कौन से मेजर्स होते हैं, रिलेटिव मेजर होते हैं। कौन से, रिलेटिव मेजर्स होते हैं। तो सर ये एब्सोल्यूट मेजर्स क्या हैं और रिलेटिव मेजर्स क्या हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको एक एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू बताते हैं, जैसे रेंज का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लेकिन वहीं पर रिलेटिव मेजर्स क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आता है और रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या आते हैं। यहीं पे देख लेते हैं एक बार, एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या आएंगे मेरे, एब्सोल्यूट मेजर्स में आएंगे क्या मेरे, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, देखिए अभी वहाँ पे हम लोग ने बात किया था। और फिर आता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन, और फिर क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद क्या आता है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन डिवीजन। अब इसी में क्या कर दो आप, कोफिशिएंट लगा दो तो क्या हो जाता है, वो रिलेटिव मेजर्स हो जाता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, एक
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात क्या जानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया मेरा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग वेरिएशन कहते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसे, यही इसी का नाम थोड़ा सा अलग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसे, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ओके, मीन डेविएशन ये थोड़ा सा अजीब सा प्राणी है, जो कि जैसे आपके घर में कोई एक अलग पर्सन होता है ना, हर किसी के व्यवहार से अलग और कुछ बेहतरीन कर ले जाता है, वैसे ये भी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कुछ अलग ही ये करता है अपने लाइफ में, इसलिए इसको एक अलग ही प्राणी के रूप में रखा गया है। अब आगे देख लेते हैं, अलग प्राणी के बारे में बात करने लग जाएंगे तो लग रहा है मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्या, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। अब ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये सब चीज़ के फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे कि मेन इसके क्या है, फॉर्मूला ही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग हर चीज़ को क्या करेंगे, बहुत ही टॉपिक स्पेसिफिक लेके चलेंगे और इसके लिए फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेफिनेशन। एक बार हम लोग वो बना ले, इसका एक चार्ट बना लेते हैं, उसके हेल्प से हम लोग बेटर समझ पाएंगे। ये आपका एक लाइन हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मेजर, और यहाँ पे लिख दूँ तो मैं रिलेटिव मेजर। आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा ना, सारे फॉर्मूला अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग रेंज के ऊपर बात करते हैं। रेंज के बात करने के बाद क्या करेंगे, मीन डेविएशन के बारे में बात करेंगे। मीन डेविएशन के बारे में बात करने के बाद किसके बारे में बात करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात करेंगे। क्वार्टाइल के बाद किसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा रेंज आता है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एच माइनस एल, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन क्या हो जाएगा, एच प्लस एल, क्या, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। अब क्या होगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, सेम क्या हुआ, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 ही रहा, लेकिन नीचे की तरफ हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए उस चीज़ को, और हमारा फॉर्मूला यहीं पे खत्म। आगे ये क्या हो गया मेरा, ये किसका, सॉरी ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था, मैंने मीन डेविएशन के फॉर्मूला की जगह लिख दिया। यहाँ पे हम लोग इरेज कर देते हैं ना, बेस्ट रहेगा। ये क्या हो गया मेरा, क्वार्टाइल हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, मीन डेविएशन हो गया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। सर ये क्या बोल रहे हैं आप बच्चा, इसके 3 फॉर्मूला होता है, तो वही तीनों फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है एक अलग, फिर आता है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, उसका फॉर्मूला होता है अलग, और फिर आता है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसका फॉर्मूला होता है अलग। अब अलग अलग फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं तो हम लोग देखेंगे। सिम एक्स माइनस मीन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, और अपॉन क्या हो जाएगा, समीशन, सॉरी सिग्मा में बोला, समीशन एन, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा समीशन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे मोड, मोड का होता है शॉर्ट फॉर्म जेड, अपॉन हो जाएगा। अब क्या होगा, मीडियन होगा, अब क्या होगा, मीडियन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीशन एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मीडियन का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एम अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसके सब चीज़ों का क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन 2, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन एम, सॉरी मीडियन का ये मीन का हो जाएगा अपॉन में एक्स, एक्स पे बार, ठीक है, क्योंकि एक्स पे बार ही हमारा क्या होता है कि मीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मोड का क्या होता है, जेड होता है। तो अगर हम लोग देखिए तो हम लोग मीन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मीन, मीन का शॉर्ट फॉर्म एक्स पे बार होता है, मीन का शॉर्ट फॉर्म एक्स पे बार, मीडियन के ऊपर बार होता है, मीडियन का शॉर्ट फॉर्म किसी के ऊपर बार नहीं होता है, मीडियन का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, एम, और मोड का क्या होता है, जेड। एक मिनट ना, ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन को ऑफ कर देता हूँ। चलिए बात करेंगे, रेंज बात कर लिए, क्वार्टाइल बात कर लिए, मीन बात कर लिए, मीडियन के लिए जगह नहीं बचा है, तो मीडियन हम लोग अलग से देख लेते हैं। क्या,
मीन सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन अलग से देख लेते हैं, मीन नहीं, मीडियन नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन अलग से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होगा मेरा, स्टैंडर्ड डिवीजन में होता है क्या, समीशन x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो गया, रिलेटिव मेजर्स का हो गया। अगर हम लोग बात करें किसका, अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट मेजर्स का क्या होता है, सॉरी ये तो किसका हो गया, एब्सोल्यूट मेजर्स का हो गया। अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट मेजर, अगर हम लोग बात करें रिलेटिव मेजर्स का, रिलेटिव मेजर्स का क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिवीजन रिलेटिव मेजर्स में क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसे कहा जाता है ना। तो इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके बारे में फॉर्मूला पूछा भी गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत बार आ चुका है इसका फॉर्मूला, तो आपको इसका फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इसका क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे। इसमें देखेंगे आप बहुत चीज़ों को मैंने हाईलाइट नहीं किया, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको स्टैटिक्स में हर पॉइंट हर फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि इसके फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको इसकी सब चीज़ को, और जहाँ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे थ्योरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि थ्योरी बहुत कम आता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया से ही थ्योरी आते हैं, और वही स्पेसिफिक एरिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको बस याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। आगे चले, आगे चले इसके कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात कर लें, रिलेशंस के बारे में बात कर लें, या स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स के। हाँ सर बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके कुछ रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, किसके बीच में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड किसके बारे में, स्टैंडर्ड मीन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मीन एंड क्वार्टाइल डेविएशन के रिलेशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर इसकी थ्योरी के ऊपर देखें तो इसकी थ्योरी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी डेविएशन इसमें से क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, इज इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन स्केल। इसका मतलब क्या है सर, इंडिपेंडेंट होना ओरिजिन पे और डिपेंडेंट होना स्केल पे। ओरिजिन का मतलब होता है अगर इसमें क्या किया जाए, कोई प्लस या माइनस किया जाए तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन वहीं पे डिपेंडेंट ऑन स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, इनटू या डिवाइड, अगर इनटू या डिवाइड किया जाए इसमें व्हीकल्स में कोई भी नंबर से, तो क्या होगा, इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो यही है क्या, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑन स्केल। अब हम आगे इसके बारे में बार बार जिक्र होगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको इतने भी समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन और स्केल क्या है। ठीक, आगे एक चीज़ और है इसमें, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन होता है किससे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन किससे ग्रेटर होता है, क्वार्टाइल डेविएशन से। एक और चीज़ इसका पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है किसके, 5 मीडियन डेविएशन के, और 5 मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, 6 क्वार्टाइल डेविएशन के, किसके, 6 क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो 4 अगर हम लोग लिखे 4 5 6 होता है, 4 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 5 मीन डेविएशन इक्वल हो जाएगा किससे, 6 क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार वही चीज़ों को लिख रहा हूँ, जो क्या है आपके एग्जाम में बहुत सारे थ्योरी नहीं आते हैं, बहुत स्पेसिफिक चुनिंदा थ्योरी आते हैं, और वो सारे थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप बस ये लेक्चर से एकदम आसानी से पूरे स्टैटिक्स को खत्म कर लेंगे। चलिए 17 के बारे में बात करेंगे, सॉरी 17 नहीं, 17 स्लाइड के बारे में बात करेंगे। ये अब टॉपिक की सर क्या आएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ लिए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिए हैं ना, कुछ बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में जान लिया, अब क्या आएगा, अब हमारा आता है क्या, स्क्वीनेस, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था, स्क्वीनेस। स्क्वीनेस क्या है, डायरेक्शन को शो करता है ना, अभी तक क्या हुआ, वेरिएशन ऑफ डेटा को शो किया गया, अब यहाँ पे क्या शो किया जाएगा, डेटा के डायरेक्शन को शो किया जाएगा ना, डेटा का डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, इसको शो किया जाएगा। तो इस शो डेटा direction whether it is symmetrical and or asymmetrical डेटा सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, इसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, स्क्वीनेस करता है, कौन करता है, स्क्वीनेस करता है। अब स्क्वीनेस में क्या हो जाएगा, अब स्क्वीनेस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्क्वीनेस के, उसके बारे में बात करेंगे।
अब इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये शो करते हैं क्या, बेल कर्व को, सिमेट्रिकल बेल कर्व भी इसे कहा जाता है। ये क्या होता है, ये क्या इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, क्या इंडिपेंडेंट होता है स्केल पे? हाँ बच्चा, ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, लेकिन स्केल के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, बट नॉट ऑन, डिपेंडेंट ऑन स्केल, हाँ, बट नॉट ऑन स्केल। डिपेंडेंट ऑन स्केल या नॉट ऑन स्केल दोनों सेम है। ओरिजिन का मतलब क्या है, प्लस माइनस, और स्केल का मतलब क्या है, इनटू। ठीक, सिंपल। आगे स्क्वेनेस में क्या होता है, स्क्वेनेस में हम लोग स्क्वेनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है इसका, दो पार्ट है, टू टाइप्स है स्क्वेनेस के। कौन कौन से टाइप्स हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर बात करते हैं, इसमें दो टाइप्स आता है, क्या, पॉजिटिवली स्क्वेनेस, पॉजिटिवली स्क्वेनेस, और एक आता है क्या, नेगेटिवली स्क्वेनेस, क्या, नेगेटिवली स्क्वेनेस के बारे में। इसके फिगर के थ्रू हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पॉजिटिवली स्क्वेनेस में क्या होता है, इसका जो टेल होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। जो टेल होता है, टेल का मतलब क्या है, जो इसका जो झुकाव है लास्ट में, जिसका जो झुकाव है, जैसे ये मेरा फिगर हो जाता है, ये हाँ। और नेगेटिवली स्क्वेनेस में क्या होता है, राइट लेफ्ट पे होता है, ठीक है। ये नेगेटिवली स्क्वेनेस में क्या होगा, लेफ्ट पे होगा, और पॉजिटिवली स्क्वेनेस में क्या होता है, राइट पे होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके मीन मीडियन मोड को कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव में मोड आता है, यहाँ पे मीडियन आता है, और यहाँ पे क्या आता है, मीन आता है। सेम ऐसे इसमें भी आएगा, सेम नेगेटिव में भी आता है, क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड, क्या, ये होगा मेरा मीन, ये क्या होगा मेरा मीडियन, और ये क्या होगा मेरा मोड, ये क्या हो जाएगा मेरा मीडियन। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसमें कुछ और चीज के बारे में। जैसे हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ज्यादातर, क्या, कि इसका टेल किस साइड होता है, पॉजिटिव स्पिनर्स का टेल किस साइड होता है, टेल टुवर्ड होता है किसकी तरफ, टेल टुवर्ड होता है किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड की तरफ ना, राइट हैंड की तरफ। और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, मीन मेरा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है मीडियन से, और मीडियन क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन होता है किसके, मोड से। वहीं निगेटिवली स्क्वेनेस की बात करें तो टेल किसकी तरफ होता है, टेल होता है क्या, लेफ्ट हैंड पे, है ना। और वहीं पे बात करें तो क्या होता है, मीडियन क्या होता है, लेस देन होता है मीडियन से, सॉरी लेस देन बोला गया है, ला 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 ला, मीडियन क्या होता है, लेस देन होता है मीडियन से, और लेस देन होता है किससे, मोड से। ठीक, सिंपल था, इतना ही जानना था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, थोड़ा स्लाइड बना लिया जाए, चलिए 18वां स्लाइड है हमारा, ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके। अब आगे बात करेंगे मेजर्स ऑफ स्क्वेनेस के बारे में। किसके बारे में, मेजर्स ऑफ स्क्वेनेस, मेजर्स ऑफ स्क्वेनेस के बारे में। कौन कौन से मेजर्स होते हैं स्क्वेनेस के, कैसे कैसे मेजर्स किए जाते हैं स्क्वेनेस को, कैसे इसके डायरेक्शंस को मेजर किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे थ्योरियन है, बहुत सारे तरीके होते हैं मेजर्स करने के लिए। सबसे पहला मेजर क्या है मेरा, कार्ल पियर्सन मेजर। सबसे पहला मेजर कौन सा है मेरा, कार्ल पियर्सन मेजर्स। और भी मेजर्स आएंगे, सबसे पहले हम लोग पहले मेजर्स के बारे में बात करेंगे, कार्ल पियर्सन मेजर्स। ये क्या होता है, ये किसके ऊपर बेस होता है, ये बेस होता है किसके ऊपर, एवरेज के ऊपर बेस होता है, बेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, एवरेज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर बेस होता है कौन, मेरा कार्ल पियर्सन मेजर। इसके फॉर्मूला क्या होंगे, अगर हम लोग बात करें तो इसके फॉर्मूला क्या होंगे। यहाँ पे स्क्वेनेस का फॉर्मूला, स्क्वेनेस मतलब क्या हो जाएगा, एस के पी, कार्ल पियर्सन है ना तो के पी, ठीक है। एस के पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मीन माइनस मोड। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का फॉर्मूला होगा क्या, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द दिस साइन, ओके। अगर ये साइन भी लिखा हुआ है तब भी वो फॉर्मूला सही है। आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है सर, कार्ल पियर्सन में ही बच्चा फॉर्मूला है सर, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्या, 3 मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। अगर मीन और मीडियन की वैल्यू दी गई होगी तो ये वैल्यू लगाएंगे, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या करता है,
बेस होता है रिलेशनशिप पे बिटवीन एवरेज, एवरेज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर बेस होता है क्या, कार्ल पियर्सन मेजर। अगर एवरेज के ऊपर रिलेशनशिप निकालने को बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कार्ल पियर्सन मेजर्स को लगाते हैं, ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड को लगाते हैं। कब, तब क्या बोलता है, हमें एवरेज का रिलेशनशिप निकालने को बोलता है, किसका, एवरेज का रिलेशनशिप अगर निकालने को बोल रहा है तो देन हम लोग कार्ल पियर्सन मेजर्स लगाते हैं। वहीं पे अगर हमसे बोला जाए क्या, बॉली मेजर्स के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, बॉली मेजर्स के बारे में बात किया जाए, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं। अगर हमसे बोला जाए बॉली मेजर्स के बारे में तो हम लोग कौन सा मेथड, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 माइनस क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1, एक ब्रैकेट एक ब्रैकेट। तो ये क्या है, ये बॉली मेजर्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये किस रिलेशनशिप को मेजर करता है, ये क्या करता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग द relationship between the relationship between median एंड क्वार्टाइल। इसमें क्या होता है, मीडियन एंड क्वार्टाइल का रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका डेफिनेशन। आगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वेनेस इक्वल टू स्क्वेनेस, इसे बोलेंगे एस के बी, बॉलीमीटर से तो एस के बी होता है, ठीक है, Q3 माइनस Q1 एक ब्रैकेट माइनस फिर से बड़ा Q2 माइनस Q1। फिर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस की अगर हम लोग बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस, आपको शॉर्ट फॉर्म पता है ऑलरेडी तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, Q3 माइनस Q1 सॉरी Q3 माइनस Q2 होता है, Q3 माइनस Q2 Q2 माइनस Q1, हाँ ठीक है। आगे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, ये हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस का फॉर्मूला होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होगा, अगर फॉर्मूले में Q3 माइनस 2Q2 ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, प्लस Q1 अपॉन क्या जाएगा Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q2 का मतलब क्या होता है, Q2 का मतलब होता है मीडियन। अभी हम लोगों ने Q1 और Q3 का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर की तरफ, आप लोग वो फॉर्मूला को रिफर कर सकते हो यहाँ के लिए। आगे चलेंगे हम लोग, केली पियर्सन के बारे में बात करेंगे, बॉली मेजर्स के बारे में बात की। केली पियर्सन परसेंटाइल का यूज करके हमें क्या करता है, परसेंटाइल का यूज करके हमें स्क्वेनेस का मेजर निकाल के देता है, स्क्वेनेस का डायरेक्शन निकाल के देता है, मतलब एक डायरेक्शन निकाल के देता है डेटा का, ठीक है। तो केली मेजर्स में कौन सा फॉर्मूला लगता है, अगर हम लोग बात करें केली मेजर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा एस के। इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है क्या, P90 माइनस 2P50 प्लस P10 अपॉन P90 माइनस P10। P90 का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल 90, परसेंटाइल 90। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, परसेंटाइल का, परसेंटाइल का भी यूज करते हैं और डेकाइल का भी यूज करते हैं, और डेकाइल का भी यूज करते हैं। अच्छा, डेकाइल के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, अगर ये डेकाइल का यूज करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, D9 माइनस D2D5 प्लस D1 अपॉन D9 माइनस D1। आपको ये सारे फॉर्मूला को ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चा पूछता है, इसलिए मैं बार बार इसको लिखवा भी रहा हूँ। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ने बात किया अभी, कार्ल पियर्सन, ठीक है, कार्ल पियर्सन बॉली मेजर्स, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बात किया केली पियर्सन के बारे में। तो ये सब मैथड आपके एग्जाम में पूछता है, और ये सब मैथड आपके एग्जाम में आता भी है, पूछता है तो आता है, सिंपल सी बात होता है कि मेजर्स ऑफ स्क्वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यूजिंग परसेंटाइल और डिकाइल, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, एक बार पूछा था कि पूछा था कि केली पियर्सन किस मेजर्स में चीज़ों को मेजर करता है, ये तो आपका मैथ्स ऑफ फ्लोइंग में आया था, तो केली मेजर्स के साथ मैच होता है यूजिंग परसेंटाइल। आगे एक लास्ट मेजर आता है हमारा क्या, मूवमेंट मेजर। क्या आता है, मूवमेंट मेजर। मूवमेंट मेजर में क्या होता है, 4 मूवमेंट होते हैं, देयर आर 4 मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं इसमें, ए मीन होता है, दूसरा होता है वेरिएंस, तीसरा होता है स्क्वेनेस, और चौथा होता है कुल टॉर्चेस।
कर्टोसिस। मीन का मतलब आपको सबको पता है, सेंटर ऑफ द वैल्यू को जो बताता है, सेंटर ऑफ टेंडेंसी को बताता है। वेरिएंस का मतलब होता है जो स्प्रेड हो, हाँ, कितना स्प्रेड हो रहा है डेटा, कितना दूर तक डेटा जा रहा है, कितना डेटा फैला हुआ है। स्क्वेयरनेस क्या बताता है, सिमेट्री या एसिमेट्री को बताता है, सिमेट्री, और एसिमेट्री को बताता है, और वहीं पे कर्टोसिस को बताता है, पीकनेस ऑफ डेटा को बताता है। क्या, पीकनेस ऑफ डेटा। अभी तक हम लोग कर्टोसिस के बारे में नहीं पढ़ा, तो अब हम लोग कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कर्टोसिस क्या होता है। कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस हमें किसके बारे में बताता है? ये स्टडी करता है फ्लैटनेस और पीकनेस के बारे में बताता है। कोई भी डेटा का क्या, कितना कोई डेटा कितने तरीके से बूम कर रहा है और कितने तरीके से वो स्टेबल है, इसको बताता है क्या, कर्टोसिस। मतलब आपके बिजनेस में अगर आपके पास कोई डेटा है, तो अगर डेटा का वो डेटा फ्लैट है, मतलब वो डेटा स्टेबल है, या वो डेटा बहुत तेजी से बढ़ के गिरता है, इसके बारे में कौन बताता है? कर्टोसिस बताता है। ठीक है, स्टडी करता है किसके बारे में? स्टडी करता है क्या, फ्लैटनेस और पीकनेस को। किसको? पीकनेस को स्टडी करता है। और क्या बताता है हमें? और बताता है क्या, मेजर्स पीकनेस, मेजर्स पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर करता है क्या, पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पीकनेस को भी ये मेजर करने का काम करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप के कर्टोसिस होते हैं। टाइप्स इसके अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? मेसोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक, फिर लैक्टोकोर्टिक, फिर लास्ट क्या है मेरा, प्लेटिक कोर्टिक ना। तो मेसोकोर्टिक, लैप्टोकोर्टिक एंड प्लेटिकोर्टिक, ये 3 टाइप्स के कर्टोसिस होते हैं। तो मेसोकोर्टिस में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा पीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं होता, आपका डेटा क्या होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरा, B2 इक्वल होता है 3 के। वहीं पे अगर हम लोग बात करें लैक्टोकोर्टिस में, आपका डेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। जैसे ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, B2 ग्रेटर देन होता है क्या, 3 के। वहीं पे प्लेटिकोर्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, प्लेन डेटा होगा। तो ये क्या होता है, पतला सा चिपटा हुआ डेटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, B2 लेस देन 3 होता है। ठीक, तो ये आपके कुछ फिगर्स डायग्राम है, क्योंकि ये भी डायग्राम से आपके एग्जाम में आए। आगे कोरिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ेंगे। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है, वन वेरिएबल चेंज रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा, इसी को बोलते हैं कोरिलेशन। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेट करता है। यहाँ पे तो कोरिलेशन अकर, correlation occur when one variable changes resulting in change of another variable, other variable ना। एक वेरिएबल के चेंज होने के कारण तो दूसरा वेरिएबल चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें क्या मेथड्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में, मेथड ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करें तो कितने मेथड होते हैं कोरिलेशन के बारे में? तो मेथड क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है ग्राफिक, एक होता है अलजेब्रिक। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होते हैं ग्राफिक, एक होते हैं अलजेब्रिक। ग्राफिक क्या है बच्चा, अलजेब्रिक क्या है बच्चा? सर ग्राफिक क्या होता है, तो आप ग्राफ के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि ग्राफ और स्केटर डायग्राम के थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफ के थ्रू और स्केटर डायग्राम के थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक डेटा, ग्राफिक डेटा ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, स्केटर डायग्राम के थ्रू तो आप डेटा को शो करते हो। वहीं पे अलजेब्रिक में क्या होता है, अलजेब्रिक में 3 मेथड आते हैं। कौन कौन से? कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, रैंक मेथड, and the last one concurrent deviation method, concurrent deviation method। तो कार्ल पियर्सन, रैंक मेथड और कॉन्क्यूरेंट डेविएशन, ये 3 तरह के मेथड आते हैं किसमें, अलजेब्रिक के अंदर। अब इसी के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रिक को क्या, अलजेब्रिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे बने हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अलजेब्रिक मेथड में
क्या क्या आता है। तो एल्जेब्रिक मेथड की अगर हम लोग बात करें तो एल्जेब्रिक में सबसे पहला हम लोग टॉपिक क्या लेंगे, अपना पहला टॉपिक क्या होगा, कार्ल पियर्सन मेथड। क्या, कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड। अब कार्ल पियर्सन मेथड क्या होता है बच्चा, कार्ल पियर्सन मेथड वो होता है कि ये मेजर करते हैं क्या, डिग्री ऑफ डायरेक्शन। ये क्या करता है, डिग्री ऑफ डायरेक्शन को मेजर करता है ना, दो वेरिएबल के बीच में जो कि एक्स और वाई है, या कोई भी हो सकता है, पी एंड क्यू भी हो सकता है। ठीक है, एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है, कोई भी वेरिएबल। तो क्या करता है, ये क्या करता है, स्टडी या मेजर्स डिग्री एंड, कॉपी पेन रख के और जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखते हुए चलते रहेंगे ना, मेजर्स डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, डिग्री और रिलेशन को, डिग्री एंड रिलेशंस, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप के को मेजर करने का काम करता है। क्या मेजर करता है, क्या, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। मेजर करता है क्या, डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, मेजर करता है क्या, डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल एक्स होगा और एक वेरिएबल वाई होगा। क्या करता है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है, जिसमें से एक वेरिएबल आपका एक्स होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, आपका वाई होता है। ठीक, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है, इतने समझ में आ रहा है हमें क्या करता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है। आगे इसके फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसको देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स कॉमा वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स कॉमा वाई नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड को आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, फिर क्या होगा, कोवेरिएंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरिएंस जो यहाँ पे कोवेरिएंस निकाले हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरिएंस इक्वल टू हो जाता है क्या, सिग्मा एक्स वाई, सॉरी समीशन एक्स वाई अपॉन एन। फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब दैट मीन्स कि आर का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन वाई का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। आगे ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, हर बार नहीं पूछा जाता लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेटिव हुआ है, ये इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑन स्केल। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे, मतलब कोई भी चेंजेस करो ओरिजिन पे, मतलब कोई भी चेंजेस करो प्लस और माइनस में, या कोई भी चेंजेस करो इनटू और डिवाइड में, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आता, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल। आगे जो आर होता है वो किसके बीच में लाइज करता है, आर लाइज बिटवीन, किसके बीच में, -1 एंड +1। फिर आर इक्वल टू क्या होता है, -1 और +1। दैट मीन्स कि जब आर इक्वल टू -1 या +1 होता है तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब आर इक्वल टू -1 और +1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। आगे अगर आर क्या है, क्लोज है, आर इज क्लोज टू -1 एंड +1, अगर आर क्या है, अगर आर क्या है, क्लोज है -1 और +1 के, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर वहीं पे क्या है, आर इज क्लोज टू 0, अगर आर क्या है, 0 के क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है, वीक कोरिलेशन है। देन पॉइंट हैव द वीक कोरिलेशन। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन में क्या आता है, डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन, इसके डिफरेंट फॉर्मूलास आते हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड
एरर का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर इन कोरिलेशन बोलेंगे हम लोग इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। वहीं पे प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा, 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, 0.6745। तो ये भी एक डिफरेंट फॉर्मूला है, इसका प्रोबेबल एरर का निकल के आ जाता है अगर हम इस फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। आगे आगे क्या होता है, एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, आर स्क्वायर के द्वारा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमारा क्या आता है, एक पॉइंट आता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। इसको डिनोट किया जाता है आर स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का तब स्क्वायर हो जाता है, तो इसी को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, डबल एस अपॉन आर, सॉरी डबल एस आर अपॉन टी डबल एस इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है, 1 माइनस डबल एस ई अपॉन टी डबल एस, सम ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आर स्क्वायर के द्वारा डिनोट होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे और किस चीज़ के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कब अच्छा है कब बेकार है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर वैल्यू क्या है 0.0 से 0.3 है, अगर वैल्यू क्या है 0.3 से 0.7 है, अगर वैल्यू क्या है 0.7 से 0.9 है, अगर वैल्यू क्या है 0.9 है, अगर वैल्यू 0.9 है या उससे ऊपर है तो क्या है वो एक्सीलेंट है और बेस्ट फिट भी माना जाता है इसे। अगर वैल्यू क्या है 0.7 से 0.9 है तो गुड फिट है, अगर वैल्यू क्या है 0.3 से 7 है तो क्या है मॉडरेट फिट है, अगर वैल्यू क्या है 0.0 से 0.3 है तो क्या है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं है पुअर फिट है, पुअर फिट है, ठीक। अब चलेंगे हम क्या रैंक कोरिलेशन मेथड के ऊपर बात करेंगे कि रैंक कोरिलेशन का मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग यहाँ पे बात किए थे किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि तीन फॉर्मूलास होते हैं, तीन मेथड होते हैं, कार्बोरेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड और लास्ट आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो रैंक मेथड के ऊपर बात करेंगे हम लोग, किसके बारे में बात करेंगे, रैंक मेथड के ऊपर बात करेंगे। रैंक मेथड बी। रैंक मेथड क्या होता है या रैंक कोरिलेशन मेथड क्या होता है, रैंक कोरिलेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है मेरा एन माइनस स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या होता है, ये भी क्या होता है मेरा इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन होता है एंड स्केल, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल, स्केल और ओरिजिन पे क्या होता है ये इंडिपेंडेंट माना जाता है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या कॉन्करेंट सी कॉन्क्यूरेंट कोरिलेशन मेथड के ऊपर। कॉन्करेंट कोरिलेशन मेथड क्या होता है, कॉन्करेंट कोरिलेशन मेथड क्या होता है, कॉन्करेंट कोरिलेशन मेथड क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो कोरिलेशन को आर से डिनोट किया और कॉन्करेंट को सी से डिनोट किया और हमने क्या किया प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2c माइनस एम अपॉन क्या हो जाएगा एम। सी का मतलब क्या है यहाँ पे कॉन्करेंट डेविएशन, क्या कॉन्करेंट डेविएशन, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट लिखवाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सब पॉइंट को हमने लिखवाया भी है। कौन कौन से पॉइंट है बच्चा, ये सब पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, लाइस, ठीक है,
आर इज क्लोज, आर स्टैंडर्ड एरर्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बात की, इंटरनेट बाई आर स्क्वायर, ये भी आपके पॉइंट सब इंक्लूडेड है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल, ये क्या पहचानता है? ये क्या पहचानता है? शो द या डिटरमाइन द क्या कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल के बीच में क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट को शो करने का काम करता है कौन? रिग्रेशन एनालिसिस। ये क्या होता है? अब इसका हम लोग अगर बात करें तो क्या होता है? वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है? वन वेरिएबल क्या होगा? वन वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, और वहीं पे क्या होगा? अनदर वेरिएबल क्या होगा? दूसरा वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगर बात करें रिग्रेशन लाइन के बारे में, तो इफ टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट, इफ टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट, देन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन पे क्या होगा? मीन मेरा क्या होगा? मीन ऑफ एक्स एंड वाई बन जाएगा, ठीक है। जब पॉइंट इंट्रैक्ट करेगा वही मेरा क्या होगा? मीन होगा एक्स एंड वाई का। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? जो भी एक्स एंड वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दोनों के पास साइन होना चाहिए। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव साइन। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बाद क्या होना चाहिए? एक साइन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है ये? इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं इस पे ओरिजिन पे, एंड डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर स्केयर पे, एंड डिपेंडेंट ऑन स्केयर। फिर क्या था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के। आगे if one regression coefficient greater than unity, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अदर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एजप्शन क्या होंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रिगार्डिंग। अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात की, अब कुछ एजप्शन क्या है सिंपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में, सिंपल रिग्रेशन के बारे में। सम assumption of simple linear regression। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए कुछ assumption क्या क्या हो सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y आर लीनियर। इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप जो भी होता है x और y के बीच में वो क्या होगा? लीनियर होगा। सेकंड, डिपेंडेंट वेरिएबल y इज क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरा y होता है वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आगे एरर्स जो होंगे हमारे क्या? रेसिडुअल आर तो होंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड have constant variable independent across
इंडिपेंडेंट अक्रॉस ऑब्जर्वेशन, इंडिपेंडेंट होते हैं किसके, ऑब्जर्वेशन के अक्रॉस। और क्या होगा लास्ट, क्या होगा, हैव, ये हैव है ना, हैव कांस्टेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट अक्रॉस ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट होगा क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये मेरा 0.1 ले ले, 0.2 ले लें एंड 0.3 ले ले, तो लास्ट होगा मेरा 0.4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 2 3 एंड 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके, सिंपल लीनियर डिफरेंस के। चलिए बात करते हैं रिसर्च के बारे में। हमारे यहाँ पे सब चीज़ खत्म हो जाता है बिजनेस स्टैटिक्स के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर में ही इंक्लूड है, जो कि हमारे यूनिट में ही इंक्लूड है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया था क्या, बिजनेस स्टैटिक एंड रिसर्च मेथड। तो ये यस, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रिसर्च मेथड के बारे में और रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसर्च होता क्या है। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक वे जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, finding answer using fact data and क्या, using fact data and logical method। एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को, जिसके थ्रू हम लोग आंसर को अपना फाइंड आउट करते हैं, और वो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्ट को, डेटा को और लॉजिकल मैथड को। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो सर रिसर्च का प्रोसेस क्या होगा, यस, रिसर्च का प्रोसेस जानने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, रिसर्च का प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे एक मैनेजरियल डिसीजन को लेंगे, राइट, मैनेजरियल सॉरी, राइट, मैनेजरियल डिसीजन। हम क्या करते हैं, एक मैनेजरियल डिसीजन को लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले की प्रॉब्लम को, फिर हम लोग मैनेजरियल डिसीजन को लेते हैं, फिर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं क्या, यूनिट ऑफ एनालिसिस, डिटरमाइन करते हैं क्या, यूनिट ऑफ एनालिसिस को, डिटरमाइन करते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस को, डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ एनालिसिस को। फिर क्या करेंगे, डील विद द रिलेवेंट वेरिएबल, डील विद रिलेवेंट वेरिएबल, फिर करेंगे क्या, राइट रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे एक साथ। ठीक है, सबसे पहले की प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर मैनेजर डिसीजन को लिखेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ एनालिसिस को, फिर डील करेंगे रिलेवेंट वेरिएबल के साथ, और फिर क्या करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे साथ में। आगे आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, 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 कंप्लीट प्लानिंग ऑफ रिसर्च सो दैट रिजल्ट आर रिलायबल, वैलिड एंड अनबायस्ड। एक कंप्लीट प्लानिंग होता है रिसर्च का, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा रिसर्च क्या होता है, एक हम रिसर्च को वैलिड मानते हैं, रिलायबल मानते हैं कि हम उसका यूज कर सकते हैं आगे चल के, और उसको अनबायस्ड मानते हैं। ठीक है, अब रिसर्च डिजाइन में क्या कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आएगा क्या, सैम्पलिंग डिजाइन, क्या, सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन क्या बताता है हमें, हु विल बी स्टडी, किसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में सैम्पलिंग डिजाइन बताता है। कैसे हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, उसके सैंपल साइज को लेकर स्टडी करते हैं, और सैम्पलिंग मेथड के थ्रू भी उसको स्टडी करते हैं ना। आगे ऑब्जर्वेशन, क्या, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब ये क्या बताता है, ये बताता है हाउ ऑब्जर्वेशन मेजर। ठीक है, किस तरह हम लोग ऑब्जर्वेशन को मेजर करेंगे ना। बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग मेजर करेंगे, तो कौन कौन से टूल को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, किसको यूज करेंगे। फिर आता है मेरा क्या, थर्ड, स्टैटिकल डिजाइन। स्टैटिकल डिजाइन किसके बारे में बात करता है, स्टैटिकल डिजाइन बात करता है क्या, विच टेक्निक यूज,
कौन से टेक्निक को आप यूज करेंगे, कौन से स्टैटिकल टेक्निक को आप यूज करते हो, इसके बारे में बात करता है कौन, स्टैटिकल डिजाइन। फिर फोर्थ का किसके बारे में बात करता है, ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन ऑपरेशनल डिजाइन किसके बारे में बात करता है कि हाउ द रिसर्च विल एक्सिक्यूटेड, किस तरह आप रिसर्च को एग्जीक्यूट करोगे ना, हाउ विल रिजल्ट बी एक्सिक्यूटेड। तो ये क्या बात किया, ये क्या बात किया, हु विल बी स्टडी, कौन स्टडी करेगा, किसको स्टडी करोगे, सैंपल साइज का यूज करके स्टडी करोगे या सैम्पलिंग मेथड का यूज करके स्टडी करोगे। हाउ ऑब्जर्वेशन मेजर, किस तरह तुम ऑब्जर्वेशन को मेजर करोगे, मेजर या ऑब्जर्व ना। आगे स्टैटिकल डिजाइन का मतलब क्या है, कौन से टेक्निक का यूज करोगे। और फिर क्या है, हाउ द रिसर्च, ऑपरेशनल डिजाइन, हाउ द रिसर्च विल एग्जीक्यूटेड, हाउ द रिसर्च विल एग्जीक्यूटेड, किस तरह आपका रिसर्च क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है क्या मेरा कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। क्या टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्च है। हम लोग सिर्फ 4 रिसर्च के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर ये कौन सा रिसर्च होता है बच्चे, ये रिसर्च वैसे रिसर्च होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। आप क्या करते हो, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में अपने, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हो ताकि, सॉरी, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो ताकि एक रिजल्ट लेकर आ पाओ, एक रिसर्च निकाल पाओ ना। कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप क्या करते हो, वेरिएबल्स मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आगे बी, डायग्नोस्टिक रिसर्च में आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक रिसर्च में आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या करते हो आप। उसके बाद क्या आता है मेरा, उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर कौन सा आता है मेरा, लास्ट वन, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है कोई भी इवेंट जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, हर जब न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम खोजते हैं या तो ठीक है कोई न्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसी को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं कि हर जब कुछ नई चीज़ों के ऊपर क्या करना, रिसर्च करना। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है, कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कॉजेस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम कॉजेस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कॉजेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है कौन, डायग्नोस्टिक रिसर्च। चलते हैं आगे, बात करेंगे व्हाट इज डाटा माइनिंग। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होता है, इनसाइड ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन के अंदर, मतलब कंज्यूमर के डेटा के अंदर जो डेटा होता है उसी को डाटा माइनिंग कहते हैं। मतलब कंज्यूमर के इन्फॉर्मेशन को निकाल के लेके आना ही डाटा माइनिंग है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को खोजना डाटा माइनिंग है ना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को खोजना डाटा माइनिंग है। तो इनसाइट ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, इनसाइट ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन के अंदर का डेटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा माइनिंग कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है मेरा, फैक्टर एनालिसिस क्या है, फैक्टर एनालिसिस क्या है, फैक्टर एनालिसिस क्या किया जाता है, इसको क्यों किया जाता है, इसको किया जाता है डेटा को हम सब सिंप्लीफाई कर पाए, इसलिए फैक्टर को एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल को हम स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम सिंपल डेटा को क्लासीफाई कर पाए। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 100 लोग है, ठीक है, 100 लोग का डेटा निकालना था मुझे, लेकिन हमने क्या किया, इसमें से खाली 3 लोग का ही डेटा लिया और हमने बोला ये 100 लोग क्या होंगे, 3 लोग के बराबर हो गए, एक सैंपल ले लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने डेटा क्या किया, स्मॉल कर लिया ताकि हमारा क्या हो, ताकि हम क्या कर पाए, एक अपने डेटा को सिंप्लीफाई कर पाए और एक आसानी से
एक आसानी से मेरा एक उत्तर आ जाए, एक आसानी से मेरा एक आंसर आ जाए, ठीक है। टू सिंप्लीफाई डेटा वी यूज फैक्टर एनालिसिस टू सिंप्लीफाई डेटा। या तो बोल सकते हैं मेरे पास 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन ऑफ फैक्टर्स थे, हमने क्या किया उसको कन्वर्ट करके 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन अब क्या करेगा, मेरे वो 100 क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो ये क्या है, सिंप्लीफाई कर दिया हम डेटा को, ठीक है। आगे क्या है, डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, ई प्लेटफॉर्म एंड द रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग। डेटा क्लोनिंग क्या होता है, डेटा क्लोनिंग क्या होता है, कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग डेटा, ठीक है। आगे डेटा को कॉपी करना और डुप्लीकेट करना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जो कि आपके डिसीजन को सपोर्ट करे, वैसा डेटा जो कि आपके सिस्टम को सपोर्ट करे, इसी को बोलते हैं क्या, DSS। वैसे एविडेंस जो कि आपके डेटा को सपोर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, DSS। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म आपने इसको पढ़ा होगा टीचिंग में। तो ये क्या होता है, किसी और का डेटा यूज करने का कहलाता है, प्लेगरिज्म कहलाता है। ये रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब यहाँ पे भी रिसर्च है, हम लोग टीचिंग में भी पढ़ते हैं, मतलब तभी हम लोग रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों का रिसर्च उठा के अपने में छाप लेते हैं, तो छाप नहीं लेते, कॉपी कर लेते हैं, देन इसी को क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। आगे, सॉरी फॉर माई वर्ड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन को हम लोग दो तरीके से करते हैं। डेटा को कलेक्ट करना ही डेटा कलेक्शन कराता है, मतलब आपके पास बहुत सारे पर्सन है, अब उनके डेटा को आपने अपने पास रखा, उसी को बोलते हैं डेटा कलेक्शन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ही क्या होता है, हमारा डेटा होता है, और डेटा को कलेक्ट और वही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही डेटा कलेक्शन कहलाता है। डेटा कलेक्शन क्या हुआ है, दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या मेरा प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। एक होता है मेरा क्या, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में क्या फर्क होता है। प्राइमरी में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी सोर्स का यूज करते हैं, जैसे क्या, इंटरव्यू, और क्या, क्वेश्चनरीज के थ्रू जो डेटा हम लोग पाए ना, क्वेश्चनरीज, और क्या, केस स्टडी, और क्या, शेड्यूल के थ्रू भी पाते हैं, और किसके थ्रू पाते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी जो डेटा पाए उसको भी इसी में रखा गया है, प्राइमरी में। और एक्सपेरिमेंटल को भी क्या रखा गया है, प्राइमरी में ही रखा गया है। अगर हम बात करें सेकेंडरी में, सेकेंडरी में क्या होता है, दो तरह में ये डिवाइड होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल डेटा वो डेटा होते हैं जो कि हम लोग अंदर से जो डेटा को पाएँ, और एक्सटर्नल डेटा होते हैं जो कि हम लोग बाहर से पाते हैं, जैसे पब्लिश डेटा और ये सबसे। इंटरनल डेटा वो डेटा होता है, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मान लो आप किसी फर्म के वो हो, ठीक है, किसी फर्म के एक पार्ट हो और उसके लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर अपने फर्म से आपको डेटा ले रहे तो इंटरनल डेटा कहलाएगा, और वही फिर आप बाहर के पब्लिकेशन के थ्रू उस डेटा को पा रहे हो तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल डेटा, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा। इसमें क्या होता है, तीन आते हैं, पब्लिश डेटा, कंप्यूटराइज्ड डेटा, और क्या आएगा मेरा एक क्लास, सिंडिकेट सर्विसेज क्या होती है, बहुत सारे वेबसाइट होती हैं, तो इसको आप पे करते हो और फिर उसके बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। आगे, आपका एक वेल प्लान एक्सपेरिमेंटल मेथड कब बनता है, एक वेल प्लान एक्सपेरिमेंटल मेथड कब बनता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपका वेल प्लान एक्सपेरिमेंटल मेथड बनता है। 5 एलिमेंट की आपको ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या, आप सेलेक्ट करते हो क्या, एक रिलेवेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करते हो क्या, एक रिलेवेंट वेरिएबल को। फिर क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो ट्रीटमेंट लेवल, स्पेसिफाई करते हो क्या ट्रीटमेंट लेवल को, आप उसके ट्रीटमेंट लेवल को स्पेसिफाई करते हो। आप उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हो, इन्वायरमेंट को क्या करोगे, कंट्रोल कर पाओगे, तब एक वेल एक्सपेरिमेंटल मेथड बनता है। डी, चूज करते हो किसको, एक्सपीरियंस डिजाइन को, मतलब जो डिजाइन पहले ही यूज हो चुका है, जो मेथड पहले से ही यूज हो चुका है, जो प्लान पहले से ही यूज हो चुका है, उसका यूज करते हो। असाइन करते हो क्या, सब्जेक्ट को, किसको, ग्रुप को, सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप, असाइन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं।
बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। सैम्पलिंग टाइप क्या होती है, अभी तक हम लोग ने बात किया डेटा कलेक्शन के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सैम्पल्स के बारे में। सैम्पल क्या होता है, डेटा के अंदर से एक डेटा पाना। जैसे अगर आपके पास क्या है 100% की, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको 100% का अगर आपको क्या करना है, 100% का आपको डेटा निकालना है। 100% का निकालना टफ है। वहीं पे अगर इसमें से हम लोग 5% का डेटा निकाल लें तो वो सिंपल है। और यही 5% क्या है, मेरे सैम्पल है। ठीक है, यही 5% क्या है, मेरे सैम्पल है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सैम्पल के बारे में, सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में। हमने सैम्पल के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के सैंपल्स होते हैं, 2 तरह के सैंपल्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सेकंड होता है क्या मेरा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेटिफाइड तो टाइप होते हैं ना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन होते हैं, जिसमें हम लोग हर यूनिट को इक्वल चांस दें। एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस। इसमें क्या होता है, हर यूनिट के पास क्या होता है, एक इक्वल चांस होता है। प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी एक अनुमान लगाया जाएगा और उसी हिसाब से मैं सैंपल कलेक्ट कर लूंगा। इसमें क्या है, इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल चांस होता है। क्या होता है यहाँ पे, अनइक्वल चांस होता है। तो दोनों का एक अपना अपना तरीका है सैंपल को कलेक्ट करने का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये सिंपली रैंडम सैम्पलिंग होता है। मतलब आप रैंडमली डेटा को कलेक्ट करते हो, आपके पास 5 डेटा है, आप उसमें से कुछ भी उठा लेते हो, आपका मर्जी जो किया आपने उसको उठा लिया। आप कुछ सोचे नहीं कौन डेटा दिया है, कैसा है, क्या नहीं है, कुछ नहीं, कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट उसको उठा लिया। तो इसी को बोलते क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इतना बेकार मैं लिख रहा हूँ कि आप लिख ही नहीं पाओगे। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आगे फिर सेकंड क्या आता है मेरा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मतलब आप एक सिस्टम बनाते हो कि ये थर्ड वाला वन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये पहला डेटा लेंगे फिर 3 लेंगे, मतलब हर अल्टरनेट नंबर लेंगे, एक को छोड़ कर दूसरा डेटा लेंगे। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये जैसे एग्जांपल है आपका सिस्टमैटिक, आपका मेथड कुछ और भी हो सकता है। मे बी आप इवन नंबर लो, ठीक है, मे बी आप ऑड लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मे बी आप अल्फाबेटिक ऑर्डर के थ्रू लो। तो यस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हो, एक स्ट्रेटा बनाते हो ना, एक ग्रुप बनाते हो, एक स्ट्रेटा बनाते हो, जो कि क्या होता है, होमोजीनियस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। मतलब सेम ग्रुप, मतलब आप एक ऐसे कैटेगरीज ऑफ ग्रुप बनाते हो जो कि सेम काइंड के हो, और उस सेम काइंड में से आप क्या करते हो, एक यूनिट उठा लेते हो, एक पर्सन उठा लेते हो, और वो आपका सैंपल बन जाता है ना। एक यूनिट उठा लेते हो, वही आपका सैंपल बन जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा। आगे क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हो, आप यहाँ पे भी एक क्लस्टर बनाते हो, एक ग्रुप बनाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो, यहाँ पे जो ग्रुप था क्या हुआ, आपका होमोजीनियस था, सेम ग्रुप था, इसलिए आपने क्या किया कि हर एक ग्रुप से एक एक पर्सन को उठाया। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे क्या था, जो ग्रुप था आपको हेट्रोजीनियस था, मतलब सेम ग्रुप नहीं है, मतलब सेम पर्सन नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, होल ग्रुप को उठाया। इसमें पूरे ग्रुप को ही उठा लेते हैं, रैंडम ग्रुप को उठाते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, क्लस्टर सैम्पलिंग। आगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप इसमें सैम्पलिंग क्या करते हो, मल्टी स्टेज पे करते हो ना, एक पर्टिकुलर स्टेज पे सैम्पलिंग नहीं होगा, मल्टी स्टेज पे होगा। आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंट टाइप के सैम्पलिंग आते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होता है जहाँ पे क्या होता है, हर किसी को इक्वल चांस नहीं है, अनइक्वल चांस है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डेटा को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोटा चलता है कि 50% आपका चांस है, 20% आपका चांस है।
ठीक है, एक कोटा हो गया आपका। दूसरा क्या आ जाता है, जजमेंट, कि मेरी मर्जी आपको उठाना है कि नहीं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से उठाएंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको उठाएंगे, आपके सैंपल्स को लेंगे। स्नोबॉल क्या होता है, इसमें रेफर होता है ना, कि आप एक पर्सन को चूज किया, आपका मन था कि आपने अपने फ्रेंड को लिया, आपका फ्रेंड भी तो एक फ्रेंड को चूज करेगा जो कहीं ना कहीं आप उसको जानते होंगे, तो वो फ्रेंड हुआ, वो फ्रेंड एक और फ्रेंड को चूज करेगा, तो ये क्या हो गया मेरा स्नोबॉल। स्नोबॉल मतलब क्या होता है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फ्लो बनता चला जाता है। इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट रिफर, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग क्या करता है, रिफर करता है और आप उस डेटा को लेते चले जाते हो आगे। वॉलंटरी सैम्पलिंग मतलब अपने मन से, भाई वॉलंटरी सैम्पलिंग फिर से अपने मन से। जजमेंट में आप जज करते हो सामने वाले को, उसके हिसाब से उठाते हो। कन्वीनियंस में क्या करते हो, आपका कन्वीनियंस, आपके पास में जो डेटा था आपने उसको ले लिया। वॉलंटरी में क्या करते हो आप, आपका यहाँ पे एकदम प्योर मन होता है कि चलो आज मेरा कन्वीनियंस है, आज मेरा जजमेंट है, जो भी मेरा मन करेगा वो भी मैं उठा लूंगा, वही मैं सैंपल उठा लूंगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग के टाइप्स। यहीं पे सैम्पलिंग के टाइप सारे खत्म होते हैं। अब हमारा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये क्या होता है, बहुत नाम सुने हैं सर इसका, और ये आपके रिसर्च में बहुत काम आता है ना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, आप एक, आपका कोई भी रिसर्च करने से पहले आप एक एजम्पशन बनाते हो कि वो रिसर्च एक्चुअली में उससे क्या आने वाला है। मतलब आप, अगर मैं मान लीजिए, अगर आपको कल कल कोई रिसर्च लिखना है ना, आप उसके पहले ये सोचोगे ना कि वो रिसर्च क्यों लिख रहे हो, वो रिसर्च के पीछे क्या रीजन है, एक रीजन होगा, और आप ये भी एक कंक्लूजन भी बना लोगे। वो एक्चुअल में वही कंक्लूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, कि ये कंक्लूजन आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। तो वही कंक्लूजन को हमने क्या बोला, हाइपोथेसिस का, ठीक है। ये क्या होता है, एजम्पशन प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं क्या, एजम्पशन मेड बिफोर रिसर्च। जो भी एजम्पशन हम लोग क्या करते हैं रिसर्च के पहले करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, हाइपोथेसिस। अब क्या है, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस, क्या प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर होता है, तो अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, तो फॉर्मुलेट करता है क्या, एक हाइपोथेसिस को, फिर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, एक हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम लोग पहले सोचते हैं कि हाँ ये रिसर्च हो सकता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं सुटेबल सिग्निफिकेंस, एक सुटेबल सिग्निफिकेंस को सेटअप करते हैं, एक सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल को सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर सेलेक्ट करते हैं क्या, फिर सेलेक्ट करते हैं टेस्ट क्राइटेरिया को, कि क्या क्राइटेरिया इसका हो सकता है। फिर क्या करते हैं, कंप्यूट करने का काम करते हैं, कैलकुलेट करने का काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं कि क्या वो रिसर्च जो हमने किया वो सही था कि नहीं था। अगर वो सही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो यही मेरा क्या है, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। आगे आगे हम बात करेंगे क्या, स्टैटिकल टेस्ट के बारे में। किसके बारे में, स्टैटिकल टेस्ट के बारे में। ये क्या होते हैं, दो के ऊपर बेस होते हैं। किसके ऊपर, दो टाइप्स के ऊपर बेस होते हैं। एक होता है क्या, पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, एक क्या होते हैं मेरे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। स्टैटिकल टेस्ट क्या होते हैं मेरे, एक पैरामेट्रिक होते हैं और एक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे एक क्या होते हैं मेरे, पैरामेट्रिक होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, और एक क्या होते हैं मेरे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, एक पैरामीटर के बेसिस पर नापे जाते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई पैरामीटर नहीं होता है ना, इसमें पैरामीटर एक माना जाता है और उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। जैसे एक आता है क्या मेरा, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट क्या होता है, कंपेयर करता है दो ग्रुप्स के बीच में, कंपेयर बिटवीन टू ग्रुप्स। बहुत सिंपल है ना, इसका बस डेफिनेशन आपको याद कर लेना, कंपेयर बिटवीन टू ग्रुप्स के बीच में, टू ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करने का काम करता है कौन, टी टेस्ट। आगे आता है एफ टेस्ट। ये क्या करता है, कंपेयर करता है क्या, मोर देन टू ग्रुप्स के बीच में। फिर क्या आता है, जेड टेस्ट। ये क्या करता है, टेस्टिंग द
significance of difference between averages of two large sample group. Testing the significance of difference between averages of two large size sample group. दो लार्ज साइज सैंपल ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है. इसमें एक और टाइप आता है क्या? एनोवा आता है. इसमें एक और टाइप पैरामेट्रिक में ही आता है. हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं एनोवा. फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक के बारे में. इसमें एक और आता है क्या? एनोवा. एनोवा क्या होता है? एनोवा क्या कहता है? कंपेयर करता है क्या? कंपेयर डिफरेंस इन मीन वैल्यू of multiple sample group मीन वैल्यू और मल्टीपल सैंपल ग्रुप को क्या करता है? कंपेयर करने का काम करता है. आगे अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में. इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें भी डिफरेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिफरेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ए ची स्क्वायर टेस्ट. फिर होता है क्या? मैन वैटनी टेस्ट. यू टेस्ट. फिर आता है क्या मेरा? डी क्रूसिकल वॉल एच टेस्ट. तो ये मेरे कुछ टेस्ट आते हैं इसमें. ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? सी स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? इसको हम लोग पहले बात बोलते हैं गुड फॉर फिट. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुड फॉर फिट. अब ये क्या होता है? कंपेयर करता है क्या? कंपेयर डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ मोर देन टू सैंपल ग्रुप. मीन वैल्यू ऑफ मोर देन टू सैंपल ग्रुप. मैन विटनी यू टेस्ट क्या करता है? कंपेयर द डिफरेंस इन मीन वैल्यू ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप. क्रूसिकल वॉल एच टेस्ट क्या करता है? कंपेयर द साइन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल. क्या करने का काम करता है? साइन एसोसिएशन को कंपेयर करता है बिटवीन टू वेरिएबल के बीच में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहीं पे आपका क्लास खत्म होता है. यहीं तक हमारा था. यहीं तक हमारे सारे टॉपिक्स थे. इतना सिंपल स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक अभी तक आप नहीं समझे होंगे. कितने सिंपल तरीके से हमने इसको समझाया है. हर एक टॉपिक को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से हमने एक एक पॉइंट को लिखा, समझा और फिर आगे बढ़े. तो यस, अगर कहीं पे भी डाउट था बच्चा तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा. ठीक है, कमेंट कीजिएगा जरूर. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे आपको लग रहा है सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, सर यहाँ से ये चीज़ थोड़ा सा डीप बता दीजिए. ठीक है, पक्का हम उसका कमेंट का रिप्लाई करेंगे. Thank you for the classes. Stay focused.